ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं जनहित। जनहित के संडे एडिशन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। देश के राजनीतिक पंडित अभी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के विश्लेषण में ही जुटे थे कि आज शाम करीब 5 बजे के आसपास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये बीजेपी के मोदी युग का एक ट्रेडमार्क सरप्राइज आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहे हैं और आज नितिन नबीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति ने बता दिया कि चौंकाने की ये मोदी परंपरा अभी भी जारी है। तो इस वक्त लोग गूगल पर नितिन नबीन को सर्च कर रहे हैं। आप चाहें तो सर्च करके देख लें, क्योंकि नितिन नबीन पर इससे ज्यादा रिसर्च अब हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप अपनी रिसर्च को रोक दीजिए। नितिन नबीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका और परिचय जानने से पहले आप नई जिम्मेदारी मिलने के बाद की उनकी पहली पिक्चर जरा देखिए, जो उनके पटना निवास से आई है। यहां नितिन नबीन ने भगवान की मूर्ति और अपने पिता की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, प्रणाम किया। फिर उनके समर्थकों ने उन्हें माला पहनाई, बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। पहली प्रतिक्रिया क्या दी है, अब उसे भी जरा गौर से सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हमारे साथ हैं। कई राज्यों के प्रभारी के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं तो वहाँ ही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। बिहार बीजेपी ने जीता, एनडीए ने जीता, 2 राज्यों में चुनाव, बंगाल, असम। क्या बिहार के रास्ते दोनों राज्यों को फतह करने की तैयारी है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब लोगों के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभव का लाभ लेकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तक, क्या लगता है 2 चुनाव बड़ी जिम्मेदारी होगी? मैं अभी तो पहले उस जिम्मेवारी को संभालना जा रहा हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बेहतर करेंगे। वहीं देश को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी इस चिट्ठी से नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने बधाई दी। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिखा, नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है और साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वो अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश नितिन नबीन के लिए। तो बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता पर प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर रहती है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री ने आज से 24 दिन पहले ही नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया था क्या? दरअसल ये तस्वीर 20 नवंबर 2025 की है, जब पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नबीन ने बिहार सरकार में तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ की औपचारिकताएं पूरी की, प्रधानमंत्री से जाकर हाथ मिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरीके से उन्हें गर्मजोशी भरी बधाई दी थी। तस्वीरें देखी आपने। नितिन नबीन बीजेपी के इतिहास में दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनसे पहले जेपी नड्डा को भी अध्यक्ष बनाने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या नितिन नबीन भी जेपी नड्डा की तरह अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं बीजेपी के? इसका जवाब जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल आप पटना में बीजेपी ऑफिस की जरा ये तस्वीरें देखिए। यहां नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न का माहौल और खबर मिलते ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते नारे लगाते पूरे जोश में नजर आए। जब नितिन नबीन खुद पार्टी कार्यालय पहुंचे तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के कोटे से आते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सब मौजूद थे दफ्तर में। सबने जोरदार स्वागत किया नितिन नबीन का। उन पर बाकायदा पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए।
तो बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। अगर चुनाव से पहले नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिलती तो इसके सियासी मायने निकाले जाते, लेकिन चुनावी नतीजों और सरकार गठन के बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी देना हर किसी के लिए वाकई में चौंकाने वाला है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं की ओर से नितिन नबीन को बधाई देने का सिलसिला जारी है। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, उसकी उत्तर प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग सब शुभकामना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उनको, और पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। नितिन नबीन सोशल मीडिया एक्स पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। गूगल पर उन्हें खोजने वाले कम नहीं हैं। जो लोग नितिन नबीन को नहीं जानते, उनके लिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से परिचित होना बहुत जरूरी है। तो आइए बताती हूं आपको विस्तार से नितिन नबीन के बारे में। नितिन नबीन 5वीं बार के बीजेपी विधायक हैं। अभी नीतीश सरकार में पथ निर्माण, नगर विकास, आवास मंत्री हैं। नितिन नबीन को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया था और उनके प्रभारी रहते ही पार्टी ने राज्य से भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंका था और फिर से छत्तीसगढ़ में कमल खिला था। मतलब बीजेपी ने सत्ता हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 45 साल की उम्र नितिन नबीन की है। जन्म उसी साल हुआ जिस साल बीजेपी का गठन हुआ था। उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार विधायक रहे। पिता के निधन के बाद 2006 का उपचुनाव, जिसके जरिए नितिन नबीन ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और वो पटना वेस्ट सीट से विधायक बने। नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 1% से भी कम है। लेकिन देश भर में जो कायस्थ जाति है, बीजेपी का कोर वोट बैंक ये समुदाय जाना जाता है। लेकिन पार्टी ने वोट बैंक के अंगणित से आगे बढ़कर नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी है। आमतौर पर यह पद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए माना जाता है, लेकिन जेपी नड्डा को भी तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसे में अगर यह परंपरा बीजेपी कायम रखती है तो मतलब नितिन नबीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और ऐसा हुआ तो वो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जेपी नड्डा को 17 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री बन चुके थे अमित शाह। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 20 जनवरी 2020 को उन्हें सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में पूरा हो गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया उन्हें। उसके बाद भी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहे। लेकिन अब नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। तो 14 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब आज 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। हिंदू मान्यताओं में इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता है और ऐसे में बीजेपी भी खरमास के दौरान कोई नया काम नहीं करती है।
उम्मीद है खरमास के खत्म होने के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सबके सामने होगा और अगर जेपी नड्डा वाली रवायत कायम रही तो फिर नितिन नबीन ही बीजेपी के 13वें अध्यक्ष बन सकते हैं। जनसंघ और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन जो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1986 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार, एक तो 1986 से 1990 तक, फिर 1993 से 1998 तक और फिर 2004 से 2005 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बारे में जानिए आप। 1991 से लेकर 1993 तक पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने संभाली। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से लेकर 2000 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1998 से 2000 तक बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जाति से आने वाले बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का कार्यकाल 2000 से 2001 तक का था। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आने वाले जनकृष्ण मूर्ति ने 2001 से 2002 तक बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली और उनके बाद फिर वेंकैया नायडू का कार्यकाल जो 2002 से लेकर 2004 तक के लिए रहा। फिर राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जो है वो 2 बार पार्टी के अध्यक्ष बने, 2005 से 2009 तक अपनी एक पूरी टर्म और फिर बीच में 2013 से 2014 तक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहे। नितिन गडकरी का जो कार्यकाल रहा वो 2010 से लेकर 2013 तक का रहा। 2014 अमित शाह 2014 में पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2014 से 2017 तक और फिर 2017 से 2020 तक मतलब 2 बार लगातार पार्टी के अध्यक्ष पद पर वो रहे। उनके बाद फिर जेपी नड्डा 2020 से अब तक बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। अब अगर नितिन नबीन अगले बीजेपी अध्यक्ष बने तो फिर उनकी पहली सबसे बड़ी चुनौती, जाहिर सी बात है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो यही पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगी। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल विधानसभा के चुनाव होने हैं इन राज्यों में। फिर 2027 में आइए आप, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर विधानसभा के चुनाव होंगे 2027 में। इसके बाद 2028 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम में चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा का चुनाव, साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अगर नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी शुरुआती 3 साल के कार्यकाल में अगले लोकसभा चुनाव से पहले 21 राज्यों के चुनाव होंगे। अगर जेपी नड्डा की तरह 2029 के चुनावी साल में उन्हें कार्यकाल विस्तार मिल गया तो फिर अगले लोकसभा समेत 28 राज्यों के चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मिर्जा गालिब के इस शेर को आज देश की द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के संदर्भ में डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के उस जलसे की जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में था। गालिब की बल्ली मारान की गली से महज 3 किलोमीटर का फासला था। इस जलसे की थीम थी वोट चोर गद्दी छोड़। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के कांग्रेस नेता अपने समर्थकों को लेकर रामलीला मैदान पहुंचे। मंच पर सबकी अगुवाई खुद गांधी परिवार कर रहा था। बड़े दिनों बाद कांग्रेस की किसी सियासी रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों एक साथ मौजूद थे। बाकी कांग्रेस के नेता तो थे ही। मंच पर 5 करोड़ लोगों के दस्तखत वाले कागजों से भरी थैलियां भी सजाई गई थी। विशाल रैली, सैकड़ों थैलियां दिखाकर कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को नए सिरे से धार दी है। वोट चोर, वोट चोर, कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़।
वोट चोर गद्दी चोर चोरी के खिलाफ उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटों की चोरी की है। वोट चोर! वोट चोर! देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर! वोट चोर! देखिए, दिल्ली में आज सुबह कोहरा घना था, सर्दी भी बहुत थी, लेकिन कांग्रेस ने रामलीला मैदान में वोट चोरी की चिंगारी को आज फिर सुलगाने की कोशिश की। इसमें फ्रंट पर पूरा गांधी परिवार था, और वो भी तब जबकि इसी हफ्ते चुनाव सुधार पर संसद में बहस हुई। पूरा देश बहस सुन चुका है। लोकसभा राज्यसभा में 2-2 दिन तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग, SIR, EVM को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए। सरकार ने भी तफसील से हर सवाल का जवाब दिया। देश ने एंडिंग भी देखी थी, जब गृहमंत्री का पूरा जवाब सुने बिना ही विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया था। तो राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में ज्यादातर वही आरोप दोहरा दिए जो संसद में बोलते हुए उन्होंने कहे थे। सबसे नई बात के तौर पर उनका एक दावा था, और वो क्या था, सुनिए जरा। मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। संसद में अमित शाह ने कहा था कि वोट चोरी का शोर सिर्फ इसलिए है ताकि बैलेट पेपर वापस आ जाए और कांग्रेस के लोग बूथ लूट सकें। आज राहुल गांधी के भाषण में दूसरी नई बात यह थी कि उन्होंने तीनों चुनाव आयुक्तों को देख लेने की चेतावनी भी दे डाली। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। SIR का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। अब वोट चोरी के नाम पर रखी रैली में राहुल गांधी कई बार विषय से इधर उधर हुए। कभी वो संघ मोहन भागवत पर आए, कभी 2 उद्योगपतियों पर गए, बीच में संविधान को लेकर भी डराया कि बीजेपी और संघ से संविधान को खतरा है। राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी आज भी विषय पर रहीं। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज दिया कि एक बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रामलीला मैदान में भीड़ देखकर जोश में बोले, बीजेपी को गद्दार तक बोल गए। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, आप जानते हैं ये राजनीतिक रैलियों में तो स्वांग भी होते हैं। कांग्रेस ने भी एक कार्यकर्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रूप में कैदी नंबर 420 की तरह पेश किया। उसे बाकायदा हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई गईं। एक तरह से नैरेटिव बनाया कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ 420 कर रहा है और वोट चोरी का सारा खेल सरकार के इशारे पर हो रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। और ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पावर मोदी जी दे रहे हैं, तो आज भारत देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत का गुनहगार
कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। और उधर कांग्रेस की रैली में एक और खास बात थी कि वोट चोरी के मुद्दे पर जितने विपक्षी दल उसके साथ कदमताल कर रहे हैं वो रैली में नहीं थे, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। ये पूरी तरह से कांग्रेस का शो था जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार था। अब कांग्रेस के वोट चोरी शो पर बीजेपी का जवाब भी सुनिए। बीजेपी ने इसे घुसपैठिया बचाओ रैली का नाम दिया। आगे कहा कि वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस को इतना ही भरोसा है तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने से राहुल गांधी क्यों बच रहे हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2 कार्टून्स के जरिए भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पार्टी के एक हैंडल पर लिखा, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। इसमें राहुल गांधी को बॉर्डर पर खड़े होकर घुसपैठियों को एंट्री देते हुए दिखाया गया है। साथ में ममता बनर्जी को भी दिखाया गया है। दूसरे कार्टून में अमित शाह को संसद के भीतर कहते हुए दिखाया गया, तुम घुसपैठिए चुनना, जनता हमें चुन रही है। चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा में जब गृहमंत्री का पूरा जवाब सुने बिना कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया था, तभी अमित शाह ने सवाल उठा दिए थे कि कांग्रेस आखिर घुसपैठियों का नाम सुनते ही सदन से क्यों भागी। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को। देश में 2027 तक की सियासत साफ नजर आ रही है। कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा छोड़ेगी नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार के नतीजे क्या रहे। वहीं बीजेपी की लाइन भी बिल्कुल साफ है, वो कांग्रेस को घुसपैठिया प्रेमी साबित करके ही रहेगी। वैचारिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस की आज की रैली में एक बहुत ही गंदी, बहुत ही बेहुदा बात हुई है, और वो ये हुई है कि देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर खुलेआम अपशब्द कहे गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना की गई है। मोदी का अनर्थ होने के नारे लगाए गए हैं। अभी थोड़ी समय पहले की बात है जब राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान के नाम से कांग्रेस की रीब्रांडिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आज उसी दुकान से फिर से वही मौत वाला नारा निकला। और ऐसे में रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के लिए कांग्रेस में उत्साह गजब का था। दिल्ली में बड़े समय के बाद कांग्रेस इतनी भीड़ जुटा पाई, कुछ इसका भी जोश रहा होगा। हो सकता है इसी जोश में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता होश गवा बैठे हों और भूल गए हों कि वो किस तरह का नारा लगा रहे हैं। मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। अब प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए ये नारे जैसे ही बीजेपी के कान में पड़े, उससे कांग्रेस को लानतों पर लानतें देना शुरू कर दिया। कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहाँ गेटअप में लोग आए थे। किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है।
अब प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करने वाली इन महिलाओं के गले में रैली के आई कार्ड थे, जैकेट पर हाथ का पंजा था, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। इनकी क्या पहचान बताई कांग्रेस ने, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले इस विवादित नारे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको बताते चलते हैं। इससे पहले ये नारा कब सुना गया था? 26 दिसंबर 2020 को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की गाजीपुर टीकरी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे पहले ये भद्दे नारे लगाए गए थे। फिर 23 फरवरी 2023 को जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया गया था, तब कांग्रेस नेताओं ने वहीं रनवे पर बैठकर यही भद्दे नारे लगाए थे। फिर 8 मई 2023 को दिल्ली में पहलवानों के धरने और किसानों के प्रदर्शन का जब घालमेल सा हो गया था, तो उस दौरान तीसरी बार यही भद्दा नारा सुनाई दिया था। अब कांग्रेस कह रही है उसके कार्यकर्ता इतना नीचे तो गिर ही नहीं सकते। अब जरा 23 फरवरी 2023 का वो वीडियो देखिए आप। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल खोल करके मुझे दिन रात कोसते रहते हैं। उनकी ये फितरत है और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन तो वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दे नारे कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे, बाकायदा उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में किया गया था। आपने वही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज फिर वही नारा लगा तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध गया और नीचे के नेता कुछ कंफ्यूजन से में दिखे। सचिन पायलट ने नारों की निंदा की है, जबकि अलका लांबा ने कहा कि ये तो बीजेपी का स्टंट है। ये सब लोग जो नारे लगा रहे थे ये तो बीजेपी के लोग थे। स्वस्थ राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमेशा अपनी बात को रखते आए हैं। शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है संयमित होना चाहिए। अपने लोगों को इन रैलियों में भेजकर मोदी जी को गाली दिलवाने का काम, उनकी माता जी को गाली दिलवाने का काम, ये सब तमाशे बंद कर दीजिए, क्योंकि मुद्दे से भटकाने के लिए आप ये सब लोगों को प्लांट करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्द कांग्रेस के लिए हमेशा से घाटे का सौदा रहा है। चाय वाला से लेकर चौकीदार चोर है, इस तरीके के सियासी बोल चुनावी नतीजों से उसके बाद जो सामने आए हैं, देश अच्छी तरीके से वाकिफ है। प्रभाज का जनहित मंत्र, अपना किरदार समंदर जैसा विशाल रखो, छोटी बड़ी नदियां आपसे खुद मिलने आएंगी। जनहित में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।